हम में से बहुतों के लिए मल्टीटास्किंग यानी कई काम एक साथ करना सामान्य बात है, पर क्या एक ही समय में कई काम करना वाकई समझदारी है? हमारा दिमाग एक साथ दो अलग अलग काम करने में माहिर नहीं है। इससे तनाव पैदा होता है जिसे मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि तनाव दिमाग के कई हिस्सों पर बुरा असर डालता है। तो मल्टीटास्किंग का हम पर क्या असर होता है? मल्टीटास्किंग की जादुई शक्ति एक व्यक्तिपरक भ्रम पैदा करती है कि हम काफी कुछ कर रहे हैं। मोहक होने के साथ ही दबाव बढ़ाने वाली ये भावना, जिसे मुख्य रूप से डिजिटल दुनिया से बढ़ावा मिलता है, ये हमें बिना रुके लगातार काम पर लगाए रखती है। चूँकि हमारी मानसिकता सभी चीजों को स्वीकारने की होती है, हमारे ध्यान देने की अवधि कम होती चली जाती है। आज हम कोई भी काम करते समय खुद का हर वक्त उपलब्ध रहना सामान्य मानते हैं। कभी कभी मल्टीटास्किंग फलदायक भी होती है, सिर्फ सही तरीका और हद पता होनी चाहिए। लेकिन क्या है वो हदें? जब हमारे दिमाग को अलग अलग काम एक साथ करने होते हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, और शरीर का क्या इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं? और क्या ये सच है कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? हम इंसान एक ही वक्त अलग अलग काम करने में काफी सक्षम हैं, लेकिन ये कामों और हालात पर निर्भर करता है। कोरोना महामारी के दौरान घर से काम करने वाले माँ बाप को पता है कि घर पर रहते हुए छोटे बच्चों की देखभाल के साथ ऑफिस का काम करना इसमें शामिल नहीं है। लेकिन दरअसल मल्टीटास्किंग से हमारा मतलब क्या है? मल्टीटास्किंग शब्द का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। कुछ लोगों के लिए वाकई इसका मतलब एक वक्त में दो काम करना है। बाकी लोग मल्टीटास्किंग दो अलग अलग भूमिकाएं एक साथ निभाने को कहते हैं, जैसे माता पिता होने के साथ साथ नौकरी भी करना। मल्टीटास्किंग शब्द दरअसल कंप्यूटिंग से आया है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक साथ कई कामों को करने के लिए क्षमता परिभाषित करता है। इंसानी दिमाग भी एक बहुत बड़ा और जटिल कंप्यूटिंग केंद्र है, फिर भी इसकी तुलना कंप्यूटर से करना सटीक नहीं है। मशीनें सिर्फ गणित से काम करती हैं। उनकी विशेषता है बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से संसाधित और संग्रहित करने की उनकी क्षमता। तुलनात्मक रूप से हमारा दिमाग साफ तौर से चुनिंदा तरीके से काम करता है। इसके द्वारा जमा की जाने वाली अधिकांश सूचनाओं के बारे में हमें पता भी नहीं होता। जाहिर है ज्यादातर प्रक्रियाएं अवचेतन रूप से होती हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि कितनी प्रक्रियाएं स्वचालित हैं। उनके लिए बाकी प्रक्रियाओं के साथ काम करना आसान हो जाता है, लेकिन नई और खास तौर से ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करने की हमारी मानसिक क्षमता बहुत सीमित है। इंटरब्रेन के अंदर थैलेमस द्वारा आने वाली जानकारी को निरंतर छांटा और चुना जाता है। संवेदी अंगों का मुख्य स्विचिंग केंद्र थैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर प्रासंगिक जानकारी भेजता है। हम जो भी देखते, सुनते, महसूस करते, चखते या सूंघते हैं, उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विभिन्न हिस्सों में प्रोसेस किया जाता है, और यही हमारे सोचने, सीखने और याद करने के लिए भी जिम्मेदार है। आखिर में हम जहां सचेत रूप से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी ACC द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे मान लीजिए हमें 3 अलग अलग काम करने हैं और हम उन्हें सफलतापूर्वक कर भी लेते हैं, तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम पहले काम पर पूरा ध्यान देते हुए दूसरे और तीसरे कामों की चुनौती को दबा देते हैं। जब हम दूसरा काम करते हैं तो पहले और तीसरे काम की चुनौती को दबाते हैं, और इस सब के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसके लिए हमें बेहद ध्यान और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है।
कई बार हम अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और नतीजे में खुद को खतरे में भी डाल लेते हैं। अनुभवी ड्राइवरों तक के लिए ड्राइविंग अभी भी एक काफी जटिल गतिविधि है। गाड़ी चलाते समय अपने स्मार्टफोन का उपयोग करना अवैध है और इसकी एक बड़ी वजह है। जर्मनी और अमेरिका में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवर का ध्यान 40% कम हो जाता है। ये खून में अल्कोहल का स्तर 0.8 और 1.1 प्रति मिलीलीटर के बीच होने जैसा है। खुद इस चीज को देखने के लिए एक अनुभवी ड्राइवर चालक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए तैयार हो चुकी हैं। उन्हें एक निश्चित दूरी तय करनी होगी जिसमें उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी की तरह समय समय पर उन्हें अपने स्मार्टफोन पर मैसेज पढ़ने या लिखने पड़ेंगे या कॉल लगानी होगी। हमारी ड्राइवर अच्छे से जानती हैं कि वो एक विशेष परीक्षण की स्थिति में हैं और उनका ध्यान बटाया जा रहा है। फिर भी कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए एकाग्रता खो दे तो लगभग 30 मीटर तक गाड़ी बिना देखे चलाता है। यहाँ भी साथ साथ चलते डिजिटल संचार द्वारा ध्यान भटकने का मामला है। इस कॉलेज सेमिनार में लेक्चरर लगातार पूरी ऑनलाइन दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। फिर भी 5 जर्मन विश्वविद्यालयों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि लेक्चर के दौरान स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों का प्रदर्शन लगभग 30% गिर जाता है। और आपका क्या? आप अपना ध्यान कैसे बांटते हैं? आप एक साथ कितने प्लेटफॉर्म संभाल सकते हैं बिना ये महसूस किए कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मैंने ध्यान दिया है कि मैं अपने जूते के फीते बांधते हुए अपनी माँ से किसी बात पर ठीक से चर्चा नहीं कर पाता। मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे पास जूम के लिए एक फोन है और नोट्स वगैरह के लिए एक आईपैड भी अक्सर होता है। मेरे फोन पर इंस्टाग्राम भी है, पर फिर जब मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं देखती हूँ कि मैं लेक्चर पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रही और मुझे दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब मैं मल्टीटास्किंग में अच्छी नहीं हूँ। मैं कभी कभी स्पॉटिफाई पर गाने सुनता हूँ। आवाज तेज नहीं होती पर बैकग्राउंड में चलता है। लेक्चर पर ध्यान देने में कोई दिक्कत नहीं होती। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि जब सीखने की सामग्री और संगीत का साथ साथ सामना किया जाता है तो इंसानी दिमाग में क्या होता है। आखिर बहुत से लोग काम करते समय संगीत सुनते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें ध्यान बेहतर तरह से केंद्रित करने में मदद मिलती है। सीखने के कुछ सिद्धांत भी इस धारणा का समर्थन करते हैं। ज्यूरिख प्रयोग परीक्षण में लोग कभी संगीत के साथ और कभी संगीत के बिना सीखते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ एक छात्रा शास्त्रीय संगीत सुनते हुए अंग्रेजी शब्दावली सीख रही है। उसकी दिमागी गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही है। ये परीक्षण करने वाले पीएचडी के छात्र मथियास को भी ईसीजी पर नजर बनाए हुए हैं। ये युवा वैज्ञानिक अध्ययन के प्रमुख प्रोफेसर लुत्स यिंके के साथ इस चीज पर नजर रख रहे हैं कि महिला का दिमाग इस दोहरे कार्य से कैसे निपट रहा है। हालांकि प्रोफेसर यिंके एक बड़े संगीत प्रेमी है, लेकिन वो काम करते वक्त कभी संगीत नहीं सुनते और वजह वो जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप संगीत सुनते हुए शब्दावली सीख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ शब्दावली सीखने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो कुछ भी संगीत आपके मस्तिष्क में ट्रिगर करता है उससे एक तरह से लड़ना चाहिए और इसमें बहुत ताकत और प्रयास लगता है। हम ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। प्रयोगशाला में प्रोफेसर यिंके ने साफ तौर से दिखाया कि कैसे संगीतकार विवाल्डी की रचना दिमाग में आभासी तूफानी तरंगों को ट्रिगर करती है। इससे बाकी कामों और उत्तेजनाओं से निपटने की ताकत नहीं बचती। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर आप एक खुले ऑफिस में काम करते हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे होते हैं तो आप हेडफोन लगा सकते हैं और सामान्य संगीत सुन सकते हैं, जैसे लाउंज संगीत या अनुमानित संरचना वाला सरल संगीत। लगातार बदलती अप्रत्याशित उत्तेजनाओं की तुलना में ये कम बुरा है। हमेशा सवाल यही होता है कि हमारे ध्यान को कितनी जबरदस्त चुनौती दी जा रही है।
हम काफी सटीक गणना कर सकते हैं कि प्रति सेकंड जानकारी के 11 मिलियन बिट हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन सचेत रूप से हम सिर्फ 11 और 60 बिट्स के बीच ही जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। एक पल सोचें, 11 मिलियन बिट्स बनाम 11 और 60 बिट्स के बीच। इसलिए हमें सचेत रूप से इस प्रोसेस की हुई जानकारी को चुनना होता है। लेकिन हम ये कैसे करें? डॉर्टमुंड के लाइबनिट्ज रिसर्च सेंटर फॉर वर्किंग एनवायरनमेंट में एक ध्वनिरोधी कक्ष में प्रोफेसर एडमुंड वाशर और उनकी टीम इस चीज पर अध्ययन कर रही है कि हमारी बातचीत की समझ कैसे काम करती है। ये विशेष प्रयोग कॉकटेल पार्टी प्रभाव पर केंद्रित है। इसमें एक ऐसी स्थिति शामिल होती है जिसमें एक कॉकटेल पार्टी की तरह बहुत सारी संवेदी उत्तेजनाएं हम पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण स्वरूप, यहाँ 3 लोगों को एक साथ सुना जा सकता है, तो हमारा मस्तिष्क आवाजों के इस प्रलाप को कैसे सुलझाता है? कुछ हद तक ये एक छन्नी की तरह है जो हमेशा आपसी हस्तक्षेप पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं या कुछ प्रकार की सूचनाओं को प्रोसेस करने वाले न्यूरॉन्स के बीच प्रतिस्पर्धा पर। इस प्रयोग में डॉर्टमुंड का शोध दल अतिरिक्त दृश्य संबंधी जानकारी के महत्व को निर्धारित करना चाहता है, जैसे भाषण की समझ के लिए मुंह की हरकतें। इस तरह की ध्यान प्रक्रियाओं में अनुसंधान का महत्व बढ़ रहा है, खास तौर से हमारे कामकाजी जीवन के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई तकनीकों के माध्यम से और डिजिटलीकरण के माध्यम से भी कई क्षेत्रों में हमें पहले की तुलना में कहीं अधिक जानकारी प्रोसेस करनी होती है। इन दिनों कई और नौकरियों में सूचना प्रसंस्करण शामिल है। इसलिए आज जो चुनौती मौजूद है उसकी तुलना 20 या 30 साल पहले की चुनौती से नहीं की जा सकती। नौकरियों के कई विज्ञापनों में अक्सर आवेदकों को मल्टीटास्किंग में सक्षम होने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक ही समय में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कामों को संभालने वाला और साथ ही साथ रुकावटों को भी सहजता से संभालने वाला होना चाहिए? एक कुशल कर्मचारी की अब व्यापक आदर्श अवधारणा एक ऐसे इंसान की है जो सहकर्मियों, ग्राहकों और मालिकों से संपर्क में रहता है, जो हमेशा उपलब्ध और सुलभ रहता है और जो सभी कामों पर लगातार नजर रखते हुए एक साथ कई डिजिटल उपकरणों पर काम कर सकता है। लेकिन मल्टीटास्किंग की ये लहर न सिर्फ ऑफिस के माहौल में बल्कि उत्पादन क्षेत्र में भी बह रही है। काम की दुनिया के बदलाव ने काम के माहौल के शोध को भी बदल दिया है। अतीत में इस तरह के शोध शारीरिक मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते थे। आज मुख्य रूप से मानसिक दबावों पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब शरीर काम कर रहा होता है तब हमारा दिमाग किस हद तक उसका साथ देता है? इस नौका विहार प्रयोग में परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को झूलते हुए डेक पर अपना संतुलन खोए बिना बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो एक मानसिक लेकिन एक शारीरिक चुनौती भी है। अत्याधुनिक चाल ढाल प्रयोगशाला इस परीक्षण व्यवस्था को सक्षम बनाती है, जहां जोखिम के बिना चरम स्थितियों का अनुकरण किया जा सकता है। नौका विहार प्रयोग का केंद्र मुख्य रूप से शारीरिक समन्वय, स्थिरता और शरीर को हिलाने डुलाने की योजना पर भी है। अगले प्रयोग के लिए भी अधिकतम एकाग्रता की जरूरत है। इस बार परीक्षार्थी को झूला पुल पार करना है। यहाँ जो आभासी माहौल में बनाया गया है वो हमारे काम की दुनिया की संरचना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। एक छत बनाने वाले के बारे में सोचें या अलग संदर्भ में लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले लोगों के बारे में, जिन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रोसेस करना होता है, वो भी चलते फिरते। कुछ औद्योगिक संदर्भों में डेटा वाले चश्मे का उपयोग बढ़ रहा है। सूचना सीधे चश्मे में आ जाती है, यानी वो सब जगह उपलब्ध होती है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी कहने के लिए बहुत कम जानते हैं। न हम ये कह सकते हैं कि चलते फिरते हुए सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, और न ही ये कि सभी सूचनाओं को सही ढंग से प्रोसेस किया जा सकता है।
आधुनिक कार्यस्थल पर इंसानों और जानवरों के बीच की कड़ी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। संज्ञानात्मक न्यूरो एर्गोनॉमिक्स के रूप में जाना जाने वाला एक नए क्षेत्र का शोध मुख्य रूप से कार्यस्थल पर नई मानसिक जरूरतों का अध्ययन करने पर केंद्रित है। हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? एक साथ कई काम करने का क्या फायदा है? क्या ये वाकई हमें तेज और अधिक प्रभावी बनाता है या इसके विपरीत मल्टीटास्किंग इसका उल्टा करता है? डॉक्टर और खास तौर से नर्सिंग स्टाफ भी अपने काम की कई मांगों और बाधाओं के बारे में शिकायत करते हैं। रोगियों की प्रत्यक्ष देखभाल, प्रशासनिक जरूरतों और वार्ड के व्यापक संगठनात्मक कामों के बीच लगातार पेंडुलम बने रहना तनावपूर्ण होता है। वैज्ञानिक अस्पतालों में रोजमर्रा की दिनचर्या पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अन्य चीजों के साथ हमने शुरुआती शिफ्ट में रोगियों की देखभाल करने वालों को शामिल करते हुए अध्ययन किया है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें करीब 60 से 120 बार रुकावट आती है। जैसे अगर वो दवा तैयार कर रहे हों तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। बर्लिन के ट्रॉमा अस्पताल जैसे आपातकालीन केंद्रों में न केवल नियमित प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाता है बल्कि उच्च स्तर के लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि डॉक्टर योहाना लुडविग जानती हैं, बाहरी लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि इसका क्या मतलब है। गंभीर रूप से घायल लोगों के मामले में वेटिंग रूम बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो एक अलग गेट से अंदर आते हैं और सीधे शॉक रूम में ले जाए जाते हैं। उन्हें बड़ी संख्या में स्टाफ और वक्त की जरूरत होती है और जाहिर है उन्हें हर तरह से प्राथमिकता मिलती है। लेकिन वेटिंग रूम में मौजूद लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है कि उन्हें इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने कुछ भी नहीं हो रहा होता। उन्हें लगता है कि काम करने की बजाय डॉक्टर और नर्स अंदर बैठे हुए कॉफी पी रहे हैं, जबकि असलियत में वो शायद शॉक रूम में किसी की जान बचा रहे होते हैं। इलाज की प्राथमिकता एक शुरुआती चिकित्सा मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती है। त्रियाज सिस्टम के नाम से परिचित प्राथमिकता तय करने के मानदंड स्पष्ट तौर पर निर्धारित हैं। मॉनिटर पर रंग समय सीमा दर्शाते हैं। लाल का मतलब रोगी को तत्काल उपचार की आवश्यकता है। नारंगी का मतलब डॉक्टरों के पास 10 मिनट का समय है। हरे और नीले रंग कम गंभीर मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद सभी प्रक्रियाएं पहले से प्लान नहीं की जा सकती। एक और त्रियाज एक उत्कृष्ट प्रणाली है, लेकिन दूसरी ओर मेरी राय में टीम वर्क और आपसी सहयोग उतना ही जरूरी है। तो अगर इमरजेंसी सेंटर में 15 साल से काम करने वाली नर्स मेरे पास आकर कहे कि योहाना, मुझे एक मरीज की बहुत चिंता है, आप एक बार आकर देख लीजिए, तो मैं जाकर उसको देखूंगी और जांच करूंगी। फिर भले ही उस मरीज पर हरे रंग का त्रियाज हो और मेरे पास 1 घंटे का खाली समय। नियम के अनुसार गंभीर रूप से घायल मरीजों के आने के बारे में 10 मिनट पहले बता दिया जाता है। लिहाजा अस्पताल की टीम पहले से ही इंतजार कर रही होती है। समय के दबाव के बावजूद यहाँ भी कोई भागदौड़ जैसी गतिविधि नहीं होती। मरीज को शांति और ध्यान से चिकित्सकों को सौंपने पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है। आज सुबह शरीर का 15% हिस्सा 2 से 3 डिग्री तक जल गया और ऐसा अग्नि उत्प्रेरक की वजह से हुआ। 1 मिनट के लिए हम मरीज को ना तो देखते हैं और ना ही उससे बात करते हैं। हम सिर्फ सुनते हैं कि क्या हुआ। ये प्रक्रिया पूरी तरह से व्यवस्थित है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना ट्रॉमा सर्जरी में खास तौर से जरूरी होता है। किस चीज की वजह से हुआ, हम किस तरह के दुर्घटना पैटर्न की बात कर रहे हैं, अभी तक क्या किया जा चुका है। ये सब जानने के बाद ही मरीज को सर्जरी में भेजा जाता है और इलाज शुरू किया जाता है। जहाँ तक मल्टीटास्किंग का संबंध है, सर्वोत्तम वर्क फ्लो और सूचना का स्पष्ट संचार बहुत महत्व रखते हैं। कोवलेंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से अलग वातावरण में कैसे काम करता है, जैसे कि बड़े कारोबारी उद्यमों में। व्यवसाय प्रबंधन में हमेशा ये कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग बहुत होती है और ऐसा हम कंपनियों में भी जरूर देखते हैं। देखा जाए तो समस्या पहचान ली गई है, लेकिन इसका उपाय कठिन है। बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा और आने वाले विविधतापूर्ण कामों पर समग्र दृष्टिकोण कैसे बनाए रखा जाए। यहाँ आने वाले और पूरा हो चुके कामों को स्टिकर के साथ पूरी तरह से समान तरीके से दर्शाया गया है। जो पहली नजर में हमारी डिजिटल दुनिया में कुछ हद तक पुराना लगता है, वास्तव में पूरी तरह से उपयुक्त है।
काम जितने संक्षिप्त होते हैं, जितने अधिक जटिल और डिजिटल होते हैं, उतना ही उनकी छटाई करके उन्हें चित्रित करना हमारे लिए जरूरी होता है। अगर किसी कारखाने में 10 मशीनें आधा काम कर चुकी हैं, तो भौतिक संस्था होने के नाते उनको देखना आसान है, बजाय ग्राहकों के उन 10 सवालों के जिन पर काम कुछ हद तक शुरू तो हो चुका है, लेकिन ग्राहक उनका परिणाम नहीं देख पा रहे। कोबलेंस विश्वविद्यालय में अपने मॉडल कारखाने में हम एक काल्पनिक ट्रक कारखाने में प्रक्रियाओं को दर्शाते और वाकई समझने योग्य बनाते हैं। ये ट्रक बनाने के लिए जरूरी माल की खरीद के साथ शुरू होता है। तो यहाँ सबसे पीछे हमारे सप्लायर हैं, फिर हमारे पास रिसीविंग एरिया है, फिर वेयर हाउसिंग, ये विभिन्न उत्पादन केंद्रों के साथ इंट्रा लॉजिस्टिक क्षेत्र है, और आखिर में डिस्पैच। तो यहाँ भी अनियंत्रित नकारात्मक मल्टीटास्किंग की पहचान करना और चीजों को बेहतर तरीके से करने के तरीके खोजना ही हमारा उद्देश्य है। और ये कई क्षेत्रों में जरूरी है। परियोजना प्रबंधन में स्थायी मल्टीटास्किंग से उद्योग में लगभग 20% क्षमता बर्बाद हो रही है और परिणाम स्वरूप 25% कारोबार का नुकसान हो जाता है। प्रोफेसर कोमूस और विस्टेम कंसल्टेंसी ने व्यापार और उद्योग की 20 शाखाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक प्रमुख अध्ययन में ये साबित किया है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि स्थिति वाकई उतनी ही खराब है जितना हमेशा दावा किया जाता है। साफ संरचनाओं, साफ उद्देश्यों की कमी है, प्राथमिकता बहुत साफ तरीके से परिभाषित नहीं है। इसलिए हमें ये मान लेना होगा कि कंपनियों और संगठनों के कई क्षेत्रों में वाकई बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग है। सबसे बढ़कर इस समस्या के समाधान के लिए कोई ढांचा, कोई व्यवस्था नहीं है। अध्ययन में भाग लेने वालों में से एक स्विस कंपनी एंड्रेस एंड हाउजर थी, जो प्रक्रिया और प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी बेचने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है। हाल के वर्षों में ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी पहलुओं के अहम होने के कारण हाईली स्पेशलाइज्ड मेजरमेंट यंत्रों का विकास करने वाली कंपनी की मांग में भारी वृद्धि हुई है। समय के साथ हमने पाया कि हालांकि हमारे कर्मचारी अधिक से अधिक काम कर रहे हैं और उनका तनाव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में उतना हासिल नहीं हो पा रहा। हम इस स्थिति को सुधारने के लिए नए से नए वैज्ञानिक निष्कर्षों का उपयोग करना चाहते थे। अध्ययन के दौरान हर प्रकार से कार्य प्रक्रिया की जांच करने के लिए कामगारों और मैनेजमेंट के साथ ऑनलाइन सर्वेक्षण और व्यापक साक्षात्कार किए गए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सबसे ज्यादा तनाव और विघटनकारी कारक आखिरकार कहाँ होते हैं। वाकई सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि काम कर रहे लोगों को, इस मामले में डेवलपमेंट टीमों को, कई क्षेत्रों से बहुत सारे काम करने थे और हर काम की प्राथमिकता सर्वोच्च थी। इस स्थिति की वजह से टीम पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। नतीजतन खुले ऑफिस के भीतर टीमों के अलग अलग हिस्से तय कर दिए गए। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर कम बाधाओं और एक दूसरे के साथ बेहतर सामंजस्य से काम कर सकते हैं। 14 दिनों वाले चरण, जिन्हें स्प्रिंट कहा जाता है, उन्हें पूरा करने के लिए योजना को फिर से बदला गया। अब मैनेजमेंट, ग्राहक और स्टाफ मिलकर वास्तविक लक्ष्य, काम की प्राथमिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हैं। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए परिणाम पारदर्शी और बाध्यकारी होते हैं। जहाँ तक कार्य कुशलता का सवाल है, मैं कहूँगा कि हमने 3 से 4 गुना बेहतर सुधार किया है। टीम के भीतर सामंजस्य और बिना किसी बाधा के काम करने में सक्षम होना हर किसी के लिए तनाव मुक्त करने वाला होता है। सामान्य रूप से किसी शौक या काम में पूरी तरह से डूबे रहने से हमारी सफलता की भावना और खुशी की भावना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे प्रवाह अनुभव कहा जाता है। रुकावटें, व्यवधान यानी दूसरे शब्दों में मल्टीटास्किंग बिल्कुल उल्टा प्रभाव डालते हैं। लुइबेक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कोरिना पाइफर कार्यस्थल पर कार्य प्रवाह के अनुभवों पर मल्टीटास्किंग के प्रभाव का अध्ययन कर रही हैं।
डायरी अध्ययन के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में हमने कर्मचारियों को दिन में 2 बार बेतरतीब ढंग से बाधित कर उनसे पिछले आधे घंटे में उनके अनुभवों के बारे में पूछा। हमने पूछा कि पिछले आधे घंटे में उन्हें कितनी मल्टीटास्किंग करनी पड़ी और उन्होंने कितना प्रवाह अनुभव किया। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग का काम के प्रवाह वाले अनुभव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत कुछ शुरू करना और काफी कुछ अधूरा छोड़ देना, आत्मग्लानि और ऊपर से हमेशा डिजिटल रूप से उपलब्ध होना सभी स्थायी तनाव की ओर ले जाते हैं। लेकिन समस्या की असली जड़ क्या है? डिजिटल समाजशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर डोमिनिक बुलिए नई तकनीकों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वो इंसानी रिश्तों और काम की दुनिया पर डिजिटल कारकों के असर का विश्लेषण करते हैं। बहुसंयोजी कर्मचारी की अवधारणा एक मैनेजमेंट मॉडल से सीधी जुड़ी हुई है, जो अब व्यापक हो गई है। मुझे हर समय सभी कार्यों के लिए उपलब्ध और पहुंच में होना चाहिए और एक साथ सब कुछ संभालने में सक्षम होना चाहिए। कहा जाए तो मैं 1 माइक्रोसेकंड में हर चीज पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं। उदाहरण के लिए फाइनेंस की दुनिया में हम इस स्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों को इस तरह से काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो ये सीधे थकावट वाली स्थितियों की ओर ले जाता है, जो आज कंपनियों में आम बात हो गई है। एक वक्त आता है जब लोग हर चीज पर समान तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते हैं। कुछ लोग इसे एक चुनौती के रूप में भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन असलियत में वो खुद को सिर्फ थका रहे होते हैं और एक वक्त आता है जब वो टूट जाते हैं। फ्रैंक रिश्टर भी बहुत लंबे समय तक एक साथ बहुत कुछ करना चाहते थे। मदद पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल मैंने इसलिए मदद मांगी क्योंकि मैंने खुद से कहा तुम इस तरह बिल्कुल काम करते नहीं रह पाओगे। अक्सर मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सख्त विराम होता है। मिस्टर रिश्टर मेरे पास गंभीर थकावट की स्थिति में आए। लंबे समय से एक बड़े पैमाने पर तनावपूर्ण काम का बोझ अवसादग्रस्त थकावट तक पहुंच चुका था। उनके मामले में ये सबसे पहले उत्तेजित अवसाद के रूप में सामने आया। वो बेहद उत्तेजित, बेचैन, तनावग्रस्त थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उनकी एकाग्रता खराब थी और वो गहरे ख्यालों में डूबे रहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका पूरा मानसिक तंत्र तेज भाग रहा था, लेकिन साथ ही साथ गंभीर रूप से थक भी चुका था। आप इसकी तुलना गाड़ी के ब्रेक और एक्सेलरेटर को एक साथ दबाने से कर सकते हैं। संचित तनाव से पीड़ित रोगी साइकोसोमैटिक और मानसिक विकारों के लिए बने विशेष क्लिनिकों में ठीक होते हैं। वो दोबारा वक्त और अपनी निजी जरूरतों के लिए एक सामान्य भावना विकसित करते हैं। यहाँ जर्मन शहर माग्देबुर्ग के पास गेसाइटेन हाउस क्लिनिक में पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति में होने वाले इलाज के साथ भी रोगियों की मदद की जाती है। सचेतन अभ्यास मल्टीटास्किंग के लिए एक प्रतिकारक है। सचेतन अवस्था के साथ आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अभी इस पल में क्या महसूस कर रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। मैं सब कुछ भुला देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, वक्त क्या है, दिन कौन सा है। कोई बाहरी विचार नहीं। मैं पूरी तरह से अपने भीतर होता हूँ, पूरी तरह से खुद पर केंद्रित हूँ। मल्टीटास्किंग से तनावग्रस्त दिमाग पर ध्यान के प्रभाव को मापा भी जा सकता है। म्यूनिख के रेस्ट डे इजार हॉस्पिटल के न्यूरो रेडियोलॉजी विभाग की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिटा होयलसेल MRI स्कैनर के साथ परीक्षण के लिए आए मरीजों की जांच करती हैं। हम देखते हैं कि लंबे समय तक अत्यधिक उच्च स्तर के तनाव से दिमाग कैसे क्षतिग्रस्त होता है। यानी जब बड़ी मात्रा में कोर्टिसोल रिलीज होता है, उदाहरण के लिए कोर्टिसोल का हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम ये भी देखते हैं कि तनाव ग्रे मैटर के घनत्व को कम कर सकता है। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि सचेतन मेडिटेशन से ग्रे मैटर का घनत्व दोबारा बढ़ सकता है। लेकिन दिमाग का ये अकेला हिस्सा नहीं है जिसमें वैज्ञानिकों की रुचि है।
कई साल पहले किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग बहुत अधिक मीडिया मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी ACC में ग्रे मैटर का घनत्व कम होता है। दिमाग का ये हिस्सा बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये सचेत नियामक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसलिए अगर हम किसी चीज पर केंद्रित रहना चाहते हैं लेकिन बाकी चीजों से ध्यान बढ़ जाता है, तो ACC हमारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित करने में मदद करता है जो हम उस वक्त करना चाहते हैं। सचेतन ध्यान पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि इस दिमागी हिस्से के काम और संरचना दोनों को मेडिटेशन से मजबूत किया जा सकता है। रोगी के जीवन में पुनर्योजी चरणों के निर्माण का मतलब उसकी जीवन शैली को बदलने से है, लेकिन जीवन शैली में परिवर्तन आसान नहीं होता। क्लिनिक में औसतन 8 हफ्ते रहने के बाद भी रोगी रहता तो वही इंसान है। दरअसल नई चीजों को मजबूती से स्थापित होने में 1 से 2 साल का वक्त लगता है। एक साथ कई काम करने से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग आसानी से कर लेते हैं। तो क्या कुछ लोग दूसरों की तुलना में मल्टीटास्किंग का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं? युवा लोग अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को दिन में 150 बार तक देखते हैं, लेकिन ऑफलाइन से ऑनलाइन दुनिया के इस निरंतर पेंडुलम से वो असलियत में अपनी जिंदगी में सिर्फ आंशिक रूप से मौजूद होते हैं और जल्दी ऊब जाते हैं। विशेषज्ञ खंडित उपस्थिति की बात करते हैं, काम में भी और आराम में भी। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुतों को पता भी नहीं। इस सेमिनार में लेक्चरर उन छात्रों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं जो अपने निजी अनुभवों के आधार पर बात करते हैं। अपने माता पिता और दादा दादी के माध्यम से और अपने से छोटी पीढ़ी के माध्यम से आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि किसी चीज पर ध्यान देने की अवधि बदलती रहती है। यानी जो नया हो वो जल्दी से हो। जैसे ही हम बेचैन होने लगते हैं, जब हमें नए जोश की जरूरत होती है, तो उसे दरअसल मापा जा सकता है। कभी कभी मुझे खुद पर काबू रख पाना नामुमकिन लगता है। कभी मुझे दोस्तों को मैसेज करना ज्यादा दिलचस्प लग सकता है, या जो शो मैं नेटफ्लिक्स पर देख रही हूँ उससे ज्यादा यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखना ज्यादा आसान लग सकता है। कभी मुझे लगता है मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ। समझ नहीं पाती कि क्या ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकती हूँ। वैज्ञानिक बढ़ती और चिंताजनक आवेशपूर्ण स्थिति की बात करते हैं, एक प्रकार की लत। इसके लिए हमारे अग्र मस्तिष्क यानी न्यूक्लियस अकम्बन्स की तंत्रिका कोशिकाएं जिम्मेदार हैं। यहीं पर हमारे शरीर का इनामी या सुख का केंद्र स्थित होता है। ये संदेशवाहक पदार्थ डोपामाइन द्वारा सक्रिय होता है और लत लगने में निर्णायक भूमिका भी निभाता है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित रिसेप्टर से मिलता है तो हमें सकारात्मक भावनाएं देता है, एक ऐसा एहसास जिसे हम बार बार महसूस करना चाहते हैं। दिमाग के इस हिस्से की शक्ति से ही हमारा पूरा व्यवहार तय होता है। अगर ये इनामी प्रणाली लगातार नई चीजों से सक्रिय होने लगती है तो एक प्रकार की लत पैदा हो सकती है। फ्लैश करती खबरें, लाइक्स, निरंतर व्यवधान, ये वही चीजें हैं जो हमारी मल्टीटास्किंग में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आनंद का केंद्र निरंतर नई उत्तेजनाओं के लिए लालची होता जाता है और इस तरह खुशी का हार्मोन डोपामाइन बनता जाता है। सोशल नेटवर्क में इंटरफेस का डिजाइन एक प्रकार की मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है। बहुत कम ज्ञान संबंधी तीव्रता वाले कई छोटे उकसावे और संकेत होते हैं। इन बेहद मामूली संकेतों पर बहुत तेज प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसलिए हम चाहे कभी भी जो भी कर रहे हों, पृष्ठभूमि में, परिधीय ध्यान क्षेत्र में, हम फिर भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पर क्या चल रहा है वो देख ही लेते हैं और फिर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। पर हमने किस चीज पर प्रतिक्रिया दी? हम एक शीर्षक, एक हैशटैग देखते हैं और बोलते हैं, ओह तो ये इसके बारे में है, और बस बटन दबा देते हैं, हो गया। ये ज्यादा दिमागी शक्ति नहीं लेता। इसलिए हमें लगता है कि हम कई चीजें संभाल रहे हैं और विविध जानकारियां ले रहे हैं, क्योंकि हम असली विषय पर ध्यान केंद्रित करने पर वक्त ही नहीं ले रहे। जिस तरह से सोशल नेटवर्क्स को डिजाइन किया गया है, ये उस भ्रम को और भी तेज कर देता है जो हमें मल्टीटास्किंग से मिलता है। लेकिन असल में हमारी ध्यान देने की अवधि
सिर्फ खतरे को भांपने तक की रह गई है और हम बस उसी पर प्रतिक्रिया देते हैं। तथाकथित डिजिटल मैटर, इसी नाम से उन्हें जाना जाता है। वो बड़े स्वाभाविक रूप से सोशल नेटवर्क के साथ और सारी जानकारी और संचार संभावनाओं के साथ बड़े होते हैं। वो विभिन्न उपकरणों को आसानी से चला लेते हैं और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर स्थिति में भी मालूम होते हैं, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। मैं संक्षेप में न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से एक पहलू का उल्लेख करना चाहूँगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिमाग परिपक्व भी होता है और उसकी प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य होती है। एक बहुत विशिष्ट क्षेत्र फ्रंटल कोर्टेक्स वयस्क अवस्था तक पहुंचने में काफी लंबा वक्त लेता है। तो युवावस्था के आसपास ये दिमागी संरचना बढ़ते भावनात्मक प्रोत्साहनों से निपटने के लिए जरूरी प्रतिरोधक प्रक्रियाओं को प्रकट करने में सक्षम नहीं होती है। और यही है समस्या, न सिर्फ युवावस्था में बल्कि किशोरों के साथ भी। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जो उन पर कई आवेगपूर्ण चुनौतियां लादती जाती है और उनके पास इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कोई उपयुक्त अवरोधक नहीं होता। एक प्राथमिक कोर्स के हिस्से के रूप में कुछ 20 जर्मन विश्वविद्यालय मल्टीटास्किंग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता हैं संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एरिंग कॉख। व्यक्तिगत तौर पर वो खास तौर से इंसानी दिमाग की प्रशिक्षण क्षमता में रुचि रखते हैं। हमने उनसे 1920 के दशक के वोडेविल कलाकार हैरी केन के प्रदर्शन पर एक नजर डालने के लिए कहा, जिन्होंने मानसिक चमत्कार के रूप में असाधारण करतबों से अपने दर्शकों को चकित कर दिया था। एक मनोरंजनकर्ता और लेखक के रूप में केन ने सभी के लिए मानसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वकालत की। उल्टा और पीछे की ओर। मैं हर शब्द को आखिर से शुरू तक लिखने जा रहा हूँ और साथ साथ आपसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि काफी अभ्यास के साथ कठिन कामों को भी एक साथ किया जा सकता है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि केन का प्रदर्शन पूरी तरह सहज नहीं है। अगर हम उनकी लिखाई और हाथ चलाने पर ध्यान दें तो मेरी राय में ये दर्शाता है कि ये कठिन काम इस तरह से संयुक्त हैं कि वो असल में एक साथ नहीं होते। छोटे छोटे विराम और शब्दों के बीच थोड़ा लंबा विराम पूरे प्रदर्शन को पूरी तरह धारा प्रवाह नहीं बनाता। वास्तव में युवा लोग एक साथ ध्यान के कई प्रवाहों से निपटने में ज्यादा कुशल होते हैं। तो निश्चित रूप से संज्ञानात्मक क्षमता के मामले में ये एक विकास है। लेकिन आज के युवाओं को भी अपने ध्यान को क्रमबद्ध तरीके से बांटने के तरीके सीखने होंगे। कुछ चीजों को हमेशा थोड़ा दबाना पड़ता है जो वो नहीं कर सकते। वो है समान रूप से ध्यान देने के साथ एक ही वक्त में दो काम संभालना। आमतौर पर कहा जाता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग में पुरुषों से बेहतर होती हैं। बाकी जगहों के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि साक्षात्कार में शामिल आधे पुरुषों और महिलाओं का मानना था कि दोनों लिंगों में अलग अलग मल्टीटास्किंग क्षमताएं हैं और 80% का मत था कि महिलाएं मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं। आखेन विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पैट्रिशिया हिर्श ने एक प्रयोग में इस धारणा का परीक्षण किया। तो व्यापक रूप से फैला हुआ लगने वाला ये मूल्यांकन कितना यथार्थवादी है और इसका आधार क्या है? लोग मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें अधिक मल्टीटास्किंग वाली स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्हें घर का भी काम करना पड़ता है और अक्सर नौकरी भी करनी पड़ती है। पैट्रिशिया हिर्श के अध्ययन के लिए पुरुष और महिला टेस्ट पर्सन को एक स्क्रीन पर साधारण प्रतिक्रिया वाले कार्य करने थे। जैसे उन्हें ये निर्धारित करना था कि कोई अक्षर स्वर है या व्यंजन और क्या कोई संख्या विषम है या सम।
जब अभ्यासों को मिश्रित रूप से प्रस्तुत किया जाता था, यानी जब उन्हें मल्टीटास्किंग की परिस्थितियों में हल करना होता था, तो अधिक ध्यान की जरूरत पड़ती थी। जब उन्हें एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होता था, तो परीक्षार्थियों द्वारा लिए गए समय के साथ साथ ही ये भी नोट किया गया कि उन्होंने कितनी गलतियाँ की। हमारे अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि जहां तक मल्टीटास्किंग की बात है, वहां पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं। इसलिए इस बात का रिसर्च से मिला कोई ठोस सबूत नहीं है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में मल्टीटास्किंग में अधिक सक्षम हैं। हालांकि अन्य अध्ययनों ने इसी तरह के निष्कर्ष निकाले हैं, फिर भी पुरानी मान्यता अभी भी कायम है। शायद इसलिए क्योंकि वो आसान है। और समाज के पुराने वर्ग के बारे में क्या? यूरोप में कामकाजी आबादी में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का अनुपात अधिक है और इसमें वृद्धि जारी है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं कम होती जाती हैं। तो ये माना जा सकता है कि बुजुर्गों को मल्टीटास्किंग में दिक्कत होती है। अगर हम काम की दुनिया पर करीब से नजर डालें और वृद्ध कर्मचारियों की युवाओं के साथ तुलना करें, तो ये रूढ़िवादिता साफ तौर से फैली हुई है। वाकई जिन लोगों ने कई सालों में अपने क्षेत्र में क्षमता का स्तर विकसित किया है, वो वाकई अपनी नौकरी में काफी कुछ हासिल करते हैं। इसलिए युवा कर्मचारियों को शायद अपनी तेज दिमागी गति से क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, जबकि उनके पुराने सहयोगी शॉर्टकट जानते हैं। हम अब जानते हैं कि सीखने से पुराने दिमागों में भी बदलाव आता है और मैं 50, 60 और यहाँ तक कि 70 साल के लोगों को भी एक दिन में 1 घंटे शांति और एकाग्रता से काम करते हुए देखना चाहता हूँ। इससे नवाचार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मेरी राय में बुजुर्गों में अभी भी क्षमता का विशाल भंडार है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि वृद्ध होते समाजों में इस क्षमता की विशेष आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें अत्यधिक तनाव और समय से पहले होने वाली थकावट से खुद को बचाने के लिए अपने काम की दुनिया का पुनर्गठन करना चाहिए। काम के घंटों को लेकर हमारे पास पहले से ही कानून है। अब इसके अलावा फ्रांस के नेतृत्व में हमेशा उपलब्ध नहीं होने के अधिकार को परिभाषित करने के लिए पूरे यूरोप में प्रयास किए जा रहे हैं। जर्मनी में ट्रेड यूनियन भी इसी तरह की बातचीत में शामिल है और उद्योग जगत में इसके शुरुआती सकारात्मक उदाहरण देखे जा सकते हैं। HP जैसी कुछ बड़ी कंपनियों ने ईमेल का उत्तर देने के वक्त को सीमित कर दिया है, क्योंकि सिर्फ सोशल नेटवर्क ही अधिक दबाव पैदा नहीं करते, बल्कि ईमेल भी कर सकती हैं। नतीजतन सुबह के दौरान का एक वक्त होता है और दूसरा दोपहर में, जब ईमेल का उत्तर दिया जा सकता है और लोगों को उम्मीद भी नहीं होती कि उनकी ईमेल्स का कोई जवाब आएगा। आज के दौर में कई शोध इस बात पर केंद्रित हैं कि दिमाग कितना तनाव झेल सकता है। हम सूचनाओं की बाढ़ से खुद को कैसे बचा सकते हैं और अपने रोजमर्रा के डिजिटल जीवन का बेहतर तरीके से सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर सिर्फ एक नहीं है। मल्टीटास्किंग के बवंडर से बचने के कई सुझाव मुमकिन लगते हैं, जैसे एक एक करके कामों को पूरा करना, विराम लेना, व्यायाम करना और दिन खत्म होने तक सख्ती और मुस्तैदी से काम बंद कर देना।